बच्चे, डिस्प्ले पे दिख रहा है आप लोगों के? ठीक है बच्चे, आज जो हमें टॉपिक करना है बच्चे, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशंस, कॉमा ट्रांजिशंस एंड कंसोलिडेशंस, ठीक है, लोकतांत्रिकरण, संक्रमण तथा समीकरण, ठीक है, ये टॉपिक है बच्चे। ठीक है, कि हमें ये देखना होता है बच्चे कि लोकतंत्र का विकास किस तरह से हुआ है बच्चे। ठीक है, लोकतंत्र, इस पूरे टॉपिक में हमें देखना होता है कि लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है बच्चे, और लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से चुनौतियां जो थी वो उत्पन्न हुई थी। तो इस टॉपिक में हमें इन्हीं चीज़ों को करना होता है, डेमोक्रेटाइजेशन, ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन में बच्चे, लोकतांत्रिकरण, संक्रमण तथा समेकन। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है बच्चे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होता है बच्चे कि लोकतंत्र क्या होता है बच्चे। तो लोकतंत्र में जनरली लोकतंत्र को जो लोग परिभाषित करते हैं बच्चे, जहाँ पे राजतंत्रीय, अधिनायकवादी एवं औपनिवेशीय शासन सत्ता का निर्वाचित सरकार के रूप में परिवर्तन ही लोकतंत्र कहलाता है बच्चे। पहले राजतंत्रीय शासन था, उसके बाद से धीरे धीरे कहीं कहीं पे अधिनायकवादी शासन देखा गया, और उसके बाद से देखा गया कि औपनिवेशिक शासन आया बच्चे। और राजतंत्रीय शासन, अधिनायकवादी शासन और जो औपनिवेशिक शासन था बच्चे, इस सत्ता को निर्वाचित सरकारों के रूप में हमने क्या कर दिया, बाद में परिवर्तित कर दिया बच्चे, जिसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। पहले राजा का शासन था, राजा को हमने हटाया, हमने बोला कि नहीं, अब क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव में दलें क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, और जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा बच्चे, वो दल क्या करेगा, शासन करेगा। राजा का शासन नहीं होगा, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होगी, जनता जिस दल को अपना मैंडेट देगा, जनमत देगा बच्चे, वही एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को शासन करने का अधिकार है बच्चे। तो राजतंत्रीय जो शासन करने की प्रक्रिया थी बच्चे, अधिनायकवादी जो तरीका था शासन करने का, और जो औपनिवेशिक तरीका था बच्चे शासन करने का, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तित होने लगे। उसमें चाहे इंग्लैंड की क्रांति का बड़ा योगदान देखा जाता है, इंग्लैंड में जो गौरवमय क्रांति हुई थी बच्चे, और फिर अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, और जो फ्रांस की क्रांति थी बच्चे, इसने कहीं न कहीं एक प्रकार से लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को इन्होंने क्या किया था, आगे बढ़ाया था बच्चे। जैसे गौरवमयी क्रांति के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटेन में जो राजा का शासन था बच्चे, राजा तो रहेगा, लेकिन राजा के जगह पे कार्य करने के लिए, राजा को मदद करने के लिए जो होगी वो क्या होगी, संसद होगी बच्चे। और अमेरिका में जो क्रांति हुई थी बच्चे, उसके द्वारा उन्होंने संविधान का निर्माण किया, मूल अधिकारों का निर्माण किया, और मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की, लोकतंत्र को उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से अपनाया। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिकरण हुआ बच्चे। तो ये पूरी प्रक्रिया है लोकतांत्रिकरण या लोकतंत्र के विकास के पीछे बच्चे। पहले राजतंत्र था, उसके बाद कहीं कहीं पे तुम लोगों ने मोनार्कीज के बाद से डिक्टेटरशिप्स देखा, फिर डिक्टेटरशिप्स के बाद से तुमने देखा कि कॉलोनियलिज्म्स, जहाँ पे औपनिवेशिक शासन है, जैसे भारत एक औपनिवेशिक शासन था, और उस औपनिवेशिक शासन में हमने, ठीक है, एक प्रकार से आंदोलन किया, और उस आंदोलन के द्वारा हमने क्या किया, जो औपनिवेशिक शासन था उसको उखाड़ कर फेंक दिया, और उसके जगह पे हमने एक नई सरकार चुनी बच्चे। जो सरकार चुनी गई थी वो कहीं न कहीं जनता के सहमति से चुनी गई थी, जनता के मैंडेट के द्वारा चुनी गई थी। तो इस पूरी प्रक्रिया को तुम लोग एक प्रकार से लोकतांत्रिकरण कहलाती है। यही पूरी जो प्रक्रिया होती है बच्चे, इसी प्रक्रिया को ही बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिकरण बोलते हैं बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? यानी निर्वाचित सरकार के द्वारा किसी सत्ता को, बनी हुई सत्ता को परिवर्तित कर देना ही क्या होता है, लोकतांत्रिकरण होता है बच्चे। सिंपल सी बात ये बोल सकते हो, निर्वाचित सरकारों के द्वारा जो बनी हुई सत्ता है बच्चे, उसको परिवर्तित करना, और उस परिवर्तन के लिए जो पूरा प्रक्रिया अपनाई जाती है बच्चे, उसको आप एक तरह से लोकतांत्रिकरण बोल सकते हो बच्चों। पूरी तरह से क्या है, लोकतांत्रिकरण है बच्चे। अगर हम देखा जाता है कि लोकतंत्र का उदय कहाँ पे हुआ, सबसे पहले लोकतंत्र का विचार कहाँ था, तो हेरोडोटस के विचारों में हमने लोकतंत्र को देखा था बच्चे। हेरोडोटस जो था, हेरोडोटस के हेरोडोटस के आइडियाज में डेमोक्रेसीज को देखा जाता है। और लोकतंत्र का जो उदय था बच्चे, ओरिजिन ऑफ जो डेमोक्रेसीज है बच्चे, वो प्राचीन एथेंस राज्यों में देखी जाती थी। लेकिन प्राचीन एथेंस राज्य में जो लोकतंत्र होता था बच्चे, उसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। आई बात समझ में?
दो तरह का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता सीधा क्या होती है, भागीदार होती बनती है, और सीधा भागीदार होकर जिस विषय पर निर्णय लेना होता है वहां पर आम सहमति ली जाती है और आम सहमति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। एथेंस में जनसंख्या भी कम होती थी, तो किसी चौक पे, ठीक है, किसी चौक पे लोग खड़े हो जाते थे और खड़े होकर ही निर्णय लेते थे। किसी को सजा देना है तो आम सहमति से वहां पे क्या किया जाता था, किसी की सजा का निर्णय लिया। किसी देश पर युद्ध करना है बच्चे, तो भी वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा आम सहमति क्या होती थी, ली जाती थी लोगों की, और उसके बाद ही किसी देश पर युद्ध किया जाता था। या राज्य के विकास से संबंधित अगर कोई कार्य करना होता था तो वहां पर भी क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी हमें देखने को मिलता है बच्चे, और वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें आज देखने को मिलता है स्थानीय शासन में। जो लोकल गवर्नमेंट है बच्चे, वहां पे एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि ग्राम सभा में वो सभी वयस्क लोग आते हैं बच्चे, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत चुनी जाती है। तो ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक प्रकार से उदाहरण माना जाता है बच्चे। तो एथेंस से ही लोकतंत्र का। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जहां पे जनता का प्रतिनिधि जो होता है बच्चे, वो एक प्रकार से शासन में भाग लेता है और जनता से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है, और जनता के प्रति उसकी क्या हो जाती है, उस प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व तो क्या कर देते हैं, हम निश्चित कर देते हैं बच्चे। तो ये चीजें हम लोग जर्नलिस्ट देख लेते हैं लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र का पूरा विकास जो होता है बच्चे, वो कहाँ से होता है, एथेंस से ही। और तुम जानते हो बच्चे कि प्लेटो और अरस्तु दोनों एक प्रकार से लोकतंत्र की क्या करते हैं, लोकतंत्र का विरोधी है बच्चे। वो दोनों एक प्रकार से लोकतंत्र का क्या करते हैं, विरोध करते हैं बच्चे। हाँ, लेकिन लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी बच्चे, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं होती हैं वो एक प्रकार से निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा ही लोकतंत्र को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बच्चे, ठीक है। और अरस्तु ने भी बोला था कि एथेंस राज्य जो था वहां पे भी जो शासन का संचालन होता था बच्चे, ठीक है ना, वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार होता था। लेकिन उस लोकतांत्रिक सिद्धांतों में एक तरह से भ्रष्ट लोग क्या हो जाते थे, आ जाते थे, ठीक है। पद के जो लोभी होते थे, लालची होते थे, तो इस प्रकार की चीजों को देखा जाता था उस समय। परंपरागत अगर लोकतंत्र को देखोगे तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको हम लोग प्रतिधात्मक लोकतंत्र बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बोलते हैं, ठीक है, जहां पे एक प्रतिनिधि होता है। वर्तमान समय में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव नहीं है आज की परिस्थिति में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है बच्चे, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अगर हमें कोई मत जानना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अगर मत जानना है, विचारों को जानना है, आइडिया को जानना है, तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या के मत को जानने का बच्चे। तो इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को न अपना के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, और वहां पे प्रतिनिधीय लोकतंत्र होता है बच्चे, और उस प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुन देती है, और उसके द्वारा ही एक प्रकार से क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। जो शासन व्यवस्था है वो प्रतिधात्मक तक लोकतंत्र बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज उसको बोला जाता है बच्चे। और वर्तमान राज्य में तो लोकतंत्र का लिए तुम लोगों को पता ही है बच्चे कि लोकतंत्र के लिए जो अनिवार्य शर्त होता है, लोकतंत्र के लिए जो अनिवार्य शर्त होता है वो होता है निर्वाचन। और एक्चुअली लोकतंत्र में जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार है बच्चे। बाद में इसका धीरे धीरे विस्तार भी हुआ था, महिलाओं को बाद में वयस्क मताधिकार के अंतर्गत लाया गया था। और पहले जो वयस्क मताधिकार था उसमें शिक्षा और संपत्ति के आधार पे क्या किया जाता था, लोगों को वोट करने का अधिकार दिया जाता है। ये हम लोग जब भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को जब पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चे, तो वहाँ पे हम देखते हैं ना कि भारतीयों के पास जो वोट करने का अधिकार था बच्चे, जो भारतीय शिक्षित थे और जिन भारतीयों के पास संपत्ति था बच्चे, उन्हें ये एक प्रकार से वोट करने का क्या किया जा रहा था, अधिकार दिया जा रहा था। तो ये चीजें जर्नलिस्ट तुम्हें देखने को मिलती है बच्चे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो लोकतंत्र में जो वयस्क मताधिकार था बच्चे, उसको फिर क्या किया गया, उसका विस्तार किया गया, जिसमें महिलाओं को भी जगह मिली, ठीक है। और पहले वयस्क जो मताधिकार होता था उसमें आयु 21 वर्ष होती थी भारत में, बाद में उसको 18 वर्ष किया गया था बच्चे, और अब 18 वर्ष ही काम करता है बच्चे। आई बात समझ में बच्चे। लोकतंत्र को बच्चे रॉबर्ट डॉल जो है वो लोकतंत्र को बहुआयामी प्रक्रिया बोलते हैं, कि लोकतंत्र जो है वो बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। बहुआयामी प्रक्रिया क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि राजनीतिक जो क्रिया होती है, जो पॉलिटिकल एक्शन होता है बच्चे,
उसमें जनता की क्या होती है, एक सहभागिता होती है, जन सहभागिता होती है। जनता, जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट थ्योरीज हमने पढ़ा था ना, चाहे डेविड स्टर्न का सिस्टम थ्योरीज, स्ट्रक्चरल फंक्शंस थ्योरीज, तो वहाँ पे क्या होती है, जनता अपनी मांगे रखती है, ठीक है, फिर उन मांगों को समर्थन दिया जाता है, फिर समर्थन के बाद उस पर नीतियों का निर्माण होता है, फिर नीतियों पे हम फीडबैक देते रहते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। इसी को जर्नलिज्म हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मांगों के द्वारा ही बच्चे, मांग और समर्थन के द्वारा ही जनता अपनी एक प्रकार से क्या करती है, सहभागिता देती है राजनीतिक क्रिया में, जो भी पॉलिटिकल एक्शन हो रहे हैं। और राजनीतिक क्रिया भी लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है, लोगों के विकास के लिए किया जाता है, लोगों के सुरक्षा के लिए करते हैं बच्चे। राजनीतिक जो क्रिया होती है उसके पीछे क्या होता है कि हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक क्रिया करते हैं। बहुआयामी में उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा था बच्चे कि पद प्राप्ति के लिए जो दल होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और उस प्रतियोगिता में जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता को क्या करते हैं, कुछ लालच देते हैं। जनता को एक प्रकार से क्या करते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं वो लालच देते हैं कि देखिए अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं ये चीजें दूंगा, तो उसको हम लोग क्या, और उसी राजनीतिक दल के द्वारा जो जनता के सामने चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, जो उनका मैनिफेस्टो होता है बच्चे, जिसमें वो घोषणा करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद, ठीक है, ये चीजें करेंगे। आप उन्हीं घोषणा पत्रों के आधार पे क्या करते हैं बच्चे, उन राजनीतिक दलों को मत देते हैं, और उन राजनीतिक दलों में जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है या फिर जिस दल को सबसे अधिक सीट प्राप्त होता है बच्चे, वही दल लोकतंत्र में सरकार बनाने का क्या होता है, अधिकारी होता है बच्चे। उसे ही सरकार बनाने का एक प्रकार से क्या किया जाता है, अधिकार दिया जाता है। तो ये एक तरह से लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो कैसे शुरू होती है। यानी तुमने देखा पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में भी एक प्रकार की दिक्कतें थी, क्योंकि राजा जो था वो कुछ लोगों के सलाह पे कार्य करता था, या अपने विवेकाधीन के आधार पे, अपने विवेकाधीन शक्तियों के आधार पे, ठीक है ना, अपने विजडम के आधार पे वो क्या करता था, डिसीजंस लेता था। तो ये चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं होती थी बच्चे, तो लोगों ने राजतंत्र का विरोध किया। फिर कहीं कहीं पे डिक्टेटरशिप्स भी तुम देखोगे बच्चे, आज भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। अभी भी वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो संक्रमण की स्थिति में है। संक्रमण की स्थिति मतलब कभी लोकतंत्र आ रहा है, कभी चला जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी चला जा रहा है। तो वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो स्थायित्व तो नहीं है बच्चे, लोकतंत्र का स्थायित्व तो नहीं आ पाया बच्चे। जैसे तुम देखोगे 2014 में जो म्यांमार था वहां पे जाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। अभी तुम देखते होगे हांगकांग में भी लोकतंत्र के लिए क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, चीन के खिलाफ हांगकांग जो है वो आंदोलन कर रहा है। अभी उत्तर कोरिया में तुम देखोगे तो वहाँ डिक्टेटरशिप्स है। जिस दिन डिक्टेटरशिप्स की कमियां लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगी और डिक्टेटरशिप्स की वजह से विकास नहीं होता, ये चीजें जिस दिन लोगों को समझ में आने लगेगा बच्चे, उस दिन लोग वहां पर भी लोकतंत्र की क्या करेंगे, मांग करेंगे बच्चे। जो अरब देश थे बच्चे, वहां पर भी तुम देखोगे कि एक प्रकार से लोकतंत्र की मांग शुरू हुई थी, जिसको हम लोग अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं। अरब स्प्रिंग जो 2011 में शुरू हुआ था। बहुत सारे अरब देश अपने यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे हमें संसद, विधानसभा और इस तरह की चीजों का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बच्चे। तो ये चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया, इतनी चीजें समझ में आई सभी को आवाज आ रही है मेरे बच्चे? रीचा मैम क्लियर है बच्चे? रीचा क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चे। दीपा बच्चे क्लियर है जो बताया? ठीक है। अगला जो पॉइंट हमें करना है बच्चे, लोकतांत्रिकरण के चरण, मतलब लोकतंत्र के कितने चरण हैं बच्चे, लोकतंत्र का विकास किस तरह से हुआ, लोकतंत्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। तो सैमुअल हंटिंगटन है बच्चे, उनकी बुक है इन द थर्ड वेव 1991 में है, जहाँ पे उन्होंने लोकतांत्रिकरण के चरणों का उन्होंने बताया है, लोकतांत्रिक चरणों को बताया। तो उन्होंने तीन चरण में उन्होंने बताया कि 3 चरण थे, और उन 3 चरणों के द्वारा एक तरह से लोकतंत्र का विकास होता है। और लोकतंत्र का जो पहला चरण था बच्चे, वो 1828 से शुरू होता है और 1926 के बीच को, 1828 से लेकर 1828 से लेकर 1926 के बीच जो बीच का समय है बच्चे, उसको पहला
चरण माना जाता है लोकतंत्र के विकास का। और यहाँ पे कुछ ही देशों में एक प्रकार से लोकतंत्र का विकास हुआ था बच्चे, जैसे इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, अमेरिका में लोकतंत्र का विकास हो रहा था, फ्रांस में भी, क्योंकि सारा 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो गया था, तो राजा का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था बच्चे, संसद के प्रभाव को बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अमेरिकी क्रांति उसके बाद से हो जाती है बच्चे। तो अमेरिकी क्रांति भी जो थी वो स्वतंत्रता के लिए ही थी, ठीक है, आज़ादी के लिए थी, मुक्ति के लिए थी। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अमेरिका में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, ठीक है, लोगों के महत्व को समझा गया बच्चे। फ्रांस में भी क्रांति हुई, तो वहाँ पे भी फ्रांस की जो क्रांति है बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विकास में फ्रांस की भी क्रांति की अहम भूमिका है, अमेरिकी क्रांति की भी अहम भूमिका है बच्चे लोकतंत्र के विकास में। और जो गौरवमय क्रांति हुई थी, ग्लोरियस जो रिवोल्यूशन हुआ था 1688 में बच्चे, उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है बच्चे। ये माने जाते हैं कि ये जो आंदोलन हुए थे ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को इन्होंने आगे लेकर आए। इन्हीं लोकतंत्र का जो विकास हुआ, थोड़ा मोड़ा जो विकास हुआ था पहले चरण में, वो इन्हीं क्रांतियों की वजह से हुआ था बच्चे। और फिर तुम लोकतंत्र को देख सकते हो बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दूसरा चरण लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र का दूसरा चरण था, 1943 के बाद से 45 के बाद से 62 तक चला था बच्चे ये दूसरा चरण, जिसमें बहुत सारे, ठीक है, विकासशील जो देश थे बच्चे, जो औपनिवेशीय, जिन देशों पे औपनिवेशीय शासन था, वो देश एक प्रकार से क्या हुए, मुक्त हुए। तो जब वो देश भी मुक्त हुए तो उन्होंने भी पश्चिमी लोकतंत्र को देखा, पश्चिमी लोकतंत्र को समझा, और पश्चिमी लोकतंत्र के अंदर किस तरह से लोगों का विकास होता है बच्चे, ये समझने के बाद इजराइल में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, भारत में भी तुम देखोगे लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो ये दूसरा चरण माना जाता है। ऐसे बहुत सारे देश थे, जैसे पाकिस्तान को नहीं रख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुछ समय तक ही लोकतंत्र रहा, फिर वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आ गई बच्चे। तुम्हारे बगल में भूटान है बच्चे, तो भूटान में भी पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते हैं कि लोकतंत्र था, क्योंकि वहां पे भी राजतंत्रीय शासन था, नेपाल में राजतंत्रीय शासन था। श्रीलंका जैसे ही फ्री होता है उसके बाद से तुम देखोगे कि निरीह जातीय संघर्ष शुरू हो जाता है, और निरीह जातीय संघर्ष में एक तरह से मानव के अधिकारों का क्या किया गया, हनन किया गया। जबकि लोकतंत्र में बोला जाता है कि मानव के अधिकारों को हमें सुरक्षा देना चाहिए, मानव के अधिकारों का हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो वहां पर भी धीरे धीरे लोग, चाइना को हम एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो अपने लोगों को मौलिक अधिकार नहीं देता है। एक दल के अलावा दूसरे दल का वहां पर निर्माण नहीं हो सकता, साम्यवादी दल सिर्फ वहां पे हो सकता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा दल, कम्युनिस्ट, कोई भी अन्य पार्टी वहां पर नहीं बन सकती बच्चे। रसिया में भी यही चीजें देखा जाता है। रसिया में तो तुम देख सकते हो 90 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद बच्चे वहां पे लोकतांत्रिककरण का एक तरह से क्या होता है, इस फेज स्टार्ट होता है बच्चे। तो और तीसरा जो फेज था बच्चे, उसमें पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, मतलब 75 के बाद से। तो 1975 के बाद से तुम देखोगे बच्चे कि पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों में एक तरह से लोकतंत्र का होता है, क्या होता है, विकास होता है। लेकिन सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था लोकतंत्र के विकास का और उद्भव का बच्चे, उसके एक प्रकार से इस वर्गीकरण को कुछ लोग स्वीकारते नहीं है बच्चे, क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण किया है हंटिंगटन ने, 90 के बाद वो किताब आती है, लेकिन इन्होंने जो वर्गीकरण किया था लोकतंत्र के उद्भव और विकास का, उसमें 3 ही चरण इन्होंने बताए हैं। जबकि रेंस्के, डोरेंस, प्लीट ने हंटिंगटन के वर्गीकरण को पूरी तरह से रिजेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से चौथा चरण क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और सोवियत संघ का विघटन 1989 में है। तो कहने का मतलब जो आप सूचना दे रहे हैं इन विचारकों के अनुसार, इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, वो सूचना थोड़ी सी क्या है, वो इनकम्प्लीट है। 3 चरण में नहीं, 4 चरण में एक तरह से लोकतंत्र का क्या हुआ, विकास हुआ है। तो हुई ये चीजें, कुछ लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे। एक और राइटर हैं बच्चे, एक स्कॉलर हैं सुनील खिलनानी, सुनील खिलनानी है बच्चे। उन्होंने अपनी पुस्तक एन आइडिया ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत में लोकतंत्र अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सर्वाधिक बड़ा प्रयोग हुआ था बच्चे। जो अमेरिकी क्रांति हुआ था बच्चे, उससे बहुत लोग क्या हुए, थोड़े से इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, और अमेरिकी क्रांति से मोटिवेट होकर लोगों ने लोकतंत्र के मॉडल को क्या करना शुरू किया, अपनाना शुरू किया।
फ्रांसीसी एक क्रांति जो हुई थी बच्चे, उससे भी बहुत सारे लोग क्या हुए बच्चे, प्रभावित हुए, और उन्होंने एक तरह से लोकतंत्र के मॉडल को क्या किया था, अपनाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का मॉडल है बच्चे, ठीक है ना, जो लोकतंत्र का मॉडल है वो पश्चिमी ही लोकतंत्र का मॉडल है। लेकिन तुम देखोगे कि हमारे भी लोकतंत्र में कभी न कभी चुनौती खड़ी हो जाती है। जैसे 1975 से लेकर 1977 में देखोगे कि लोकतंत्र में जो आपातकाल लागू किया गया था, इस भारतीय लोकतंत्र में जो आपातकाल लागू हुआ था, उसे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में आपातकाल जैसी चीजों को स्वीकारा नहीं जाता है, लोग आपातकाल जैसी चीजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे, कि लोकतंत्र का किस तरह से विकास हुआ है, ठीक है। और लोकतंत्र में जो इतनी चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि लोकतंत्र जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं हमने संविधान का निर्माण किया, ठीक है। लोकतंत्र जो है वो लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है। लोकतंत्र के वजह से स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण हो जाता है। लोकतंत्र के वजह से मानवीय मूल्यों का महत्व बढ़ जाता है। लोकतंत्र के वजह से सांस्कृतिक विविधता को अपनाई जाती है बच्चे। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में आई और धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में पहले ही सभी लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया था। तो जो वयस्क एडल्ट जो सफरेज का राइट था बच्चे, वयस्क जो मताधिकार का अधिकार था बच्चे, ठीक है ना, वो भी तुम देखोगे कि धीरे धीरे उसका क्या होता है, विकास होता है बच्चे। तो इसी को हम लोग लोकतांत्रिकरण बोलते हैं। लोकतांत्रिकरण के चरण इसी को बोला जाता है। इसके बाद से एक कंसेप्ट दिया गया था बच्चे, निर्देशित लोकतंत्र, गाइडेड डेमोक्रेसी। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि गाइडेड डेमोक्रेसी क्या है बच्चे, या किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। तो वहां पे तत्कालीन शासक जो थे इंडोनेशिया में बच्चे, इंडोनेशियन जो सरकार थी बच्चे, उसी ने ही निर्देशित लोकतंत्र का कंसेप्ट दिया था, अवधारणा दिया था। और शासक सुकार्नो, जो शासक वहां के सुकार्नो थे बच्चे, उन्होंने ये बोला कि जो पश्चिमी लोकतंत्र है बच्चे, जो पश्चिमी लोकतंत्र का सिद्धांत है वो एशियाई देशों के अनुकूल नहीं है बच्चे। जो पश्चिमी लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, पश्चिमी देशों के द्वारा जो लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाया जा रहा है, वो पश्चिमी लोकतंत्र के सिद्धांत एशियाई देशों के अनुकूल नहीं है बच्चे। और इसी आधार पर उन्होंने गाइडेड डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, निर्देशित लोकतंत्र, यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां पे लोगों को निर्देशित किया जाएगा। और उन्होंने बोला कि गाइडेड डेमोक्रेसी के अंतर्गत उन्होंने ये बोला कि शासक जो होगा बच्चे, शासक की प्रभावशाली शक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि शासन के स्थायित्व के लिए शासक का शक्तिशाली होना क्या है, आवश्यक है बच्चे। क्योंकि जो एशियाई देश थे बच्चे, वहां पे ना संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर बड़ी विविधता थी बच्चे। और एशियाई देशों में अगर हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र लाना चाहते हैं बच्चे, तो यहाँ पे जो शासक होना चाहिए वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए बच्चे। शासक शक्तिशाली होगा तभी यहाँ पे लोकतंत्र को क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। और गाइडेड जो डेमोक्रेसी होती है बच्चे, उसमें ये बोला जाता है कि जो शासक है बच्चे, जो शासक होगा उस शासक के अधीन ही सभी दल आएंगे। सभी दलों को उतनी आजादी नहीं होगी। जो इतने भी राजनीतिक दल होंगे उस राज्य में, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, शासक के अंतर्गत आएंगे। और सरकार के द्वारा आम जनता और सेना पर प्रभावी क्या होगा, नियंत्रण होगा। और अस्थायित्व के नाम पर यहाँ पे क्या किया जाता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको सीमित कर दिया जाता है बच्चे। इसको एक प्रकार से गाइडेड डेमोक्रेसी, तुम ये भी बोल सकते हो सर ये तो फिर डिक्टेटरशिप भी तो हो गया, ये तो डिक्टेटरशिप में भी तो यही विशेषताएं हमें दिखती है, अधिनायकवादी में भी तो वही विशेषता दिखती है कि जो शासक होता है बच्चे, वो शासक क्या है, बहुत ताकतवर है, मजबूत है, तो सभी चीजें क्या हो गई, उसके नियंत्रण में आ गई, सभी चीजें उसके नियंत्रण में है। और जो सरकार है बच्चे, वो क्या कर रही है, आम जनता को भी नियंत्रित कर रही है और सेना को भी नियंत्रित कर रही है। और अस्थायित्व के लिए बच्चे, स्टेबिलिटीज के लिए क्या कर दिया जा रहा है, लोगों के राइट को कम किया जा रहा है। फ्रीडम के ऊपर हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। और ये सारी चीजें अगर हम कर देते हैं बच्चे, तो फिर वो गाइडेड क्या, वो एक्चुअली ये तो गाइडेड डेमोक्रेसीज में चीजें बोली गई। सेम इसी तरह की चीजें तुम्हें बच्चे अधिनायकवादी शासन में भी यही चीजें दिखती हैं।
क्लियर है बच्चे? गाइडेड डेमोक्रेसी क्या होती है? मतलब जहां पे राजा के द्वारा लोगों को निर्देशित किया जाएगा, जो शासक होगा उसके द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो शासक होगा उसी के अधीन सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, उसके कंट्रोल में होगा, और जो सरकार होगी बच्चे वहां उस गाइडेड डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी वो आम कॉमन पब्लिक को भी रेगुलेट करेगी और आर्मीज को भी क्या करेगी, जो मिलिट्रीज होगी बच्चे उसे भी क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। और स्टेबिलिटीज के नाम पे बच्चे लोगों के राइट को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, लोगों के राइट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, लोगों की स्वतंत्रता को हम क्या कर देंगे, सीमित कर देंगे। जबकि लोकतंत्र जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। लोकतंत्र में बोला ही जाता है, उदारवादी लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों को क्या, लोग व्यक्ति जो है वो क्या है, एक रेशनल है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो तार्किक प्राणी है बच्चे, तो व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, और व्यक्ति के पास अगर स्वतंत्रता होगी बच्चे तो व्यक्ति अपना खुद विकास कर सकता है, व्यक्ति अपनी सुरक्षा की खुद व्यवस्था कर सकता है, व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में खुद सोच सकता है बच्चे। ये उदारवादी लोकतंत्र में बात की जाती है। लेकिन जो एशियाई देश थे बच्चे वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, तो वहाँ पे एक तरह से ठीक है ना, सुकार्नो ने बोला कि गाइडेड डेमोक्रेसीज होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के मूल्यों को अभी नहीं अपनाए, क्योंकि देश के टूटने के चांसेस होते हैं बच्चे, देश जो होगा वो क्या हो सकता है, बट सकता है बच्चे। तो ये सारी चीजें जर्नलिस्ट एक तरह से देखी जाती है बच्चे। क्लियर है इतनी चीजें बच्चे आप लोगों को? गाइडेड डेमोक्रेसीज क्या होता है? कोई पूछेगा तो बता लोगे? गाइडेड डेमोक्रेसीज अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो बता लोगे आप लोग? निर्देशित लोकतंत्र क्या बताओगे बच्चे? प्रियंका बताओ। हाँ ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चे? और क्या हो सकता है? ये भी तो बोल दो जो। हाँ कुछ बच्चे इसको नहीं प्रबंधीय लोकतंत्र बोला जाता है, गाइडेड डेमोक्रेसी को भी हाँ बोल सकते हैं कुछ हद तक कि प्रबंधन, हाँ प्रबंधन में भी निर्देशन ही होता है, हाँ बोल सकते हैं बच्चे, इसको भी प्रबंधीय लोकतंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, चीज़ों को क्या करना, मैनेज करना, और उस मैनेजमेंट के थ्रू चीज़ों को क्या करना, लोगों को देना। लेकिन ये भी चीज़ें ध्यान में रखना बच्चे कि जो प्रबंधीय लोकतंत्र होगा बच्चे और जो गाइडेड एक निर्देशित जो लोकतंत्र है बच्चे, उनमें दोनों में बड़ा अंतर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि सारे राजनीतिक दलों को, ठीक है ना, जो शासक है उसके नियंत्रण में लाया जा रहा है, आम जनता पे शासक का कंट्रोल हो जा रहा है बच्चे, सेना के ऊपर शासक का कंट्रोलिंग हो रहा है बच्चे। तो ये चीज़ें हो रही है, और यहाँ पे व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है बच्चे उसको एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है, कम किया जा रहा है बच्चे। ठीक है, और जो प्रबंधकीय लोकतंत्र जो शब्द यूज किया जाता है बच्चे वो रसिया के लिए किया जाता है। रसिया में प्रबंधकीय लोकतंत्र ही यूज किया जाता है, क्योंकि 90 के बाद भी तुम देखोगे कि 90 के बाद देखा जाता है कि रसिया में भी धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि 90 से पहले सिर्फ वहाँ पे भी साम्यवादी दल था, और 90 के बाद तुम देखोगे बच्चे कि 90 के बाद देखा जाता है कि वहाँ पे अन्य दलों का भी निर्माण हो सकता है, अन्य दल भी निर्मित हो सकते हैं बच्चे। ये व्यवस्था की जो होनी शुरू हुई थी रसिया में वो 90 के बाद से शुरू हुई थी बच्चे। लेकिन रसिया में तुम देखोगे इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है बच्चे उस लोकतंत्र के अंतर्गत कि व्लादिमीर जो पुतिन है बच्चे वही राष्ट्रपति बन रहे हैं 4 बार से, लगातार 4 बार से वही पुतिन है बच्चे। तो पुतिन को ये लग रहा है बच्चे, इसलिए उसको प्रबंधकीय लोकतंत्र बोला जाता है, क्योंकि रसिया के लोगों को ये लगता होगा कि रसिया का अगर कल्याण हो सकता है बच्चे तो वो व्लादिमीर पुतिन के मैनेजमेंट में ही हमारा बेहतर कल्याण हो सकता है, बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है, बेहतर विकास हो सकता है। मैनेजमेंट जो होता है बच्चे उसका मोटिव ही होता है प्रॉफिट करना। मैनेजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं लाभ के लिए होता है बच्चे, लोगों के हितों के लिए हम मैनेजमेंट जैसी चीजें निर्मित करते हैं। चाहे कोई कंपनी ही ले लो, उस कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है उसका मोटिव क्या होता है कि कंपनी अभी जिस स्तर पे है उस स्तर से उस कंपनी को ऊपर ले जाना।
और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाभ देना। तो सेम वही है बच्चे कि जो रसिया है तो रसिया को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, रसिया का ज्यादा से ज्यादा महत्व अगर बढ़ सकता है बच्चे, तो वो लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ही कर सकते हैं बच्चे। तो इसलिए वहां पे प्रबंधकीय लोकतंत्र को देखा जाता है बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोग लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं बच्चे। ये चलिए जैसे अगले टॉपिक से क्लियर होगा बच्चे, यहाँ पे लोकतंत्र और विकास, ठीक है ना, लोकतंत्र और विकास बच्चे ये एक टॉपिक है। उसी में लोकतंत्र और विकास में बच्चे की कुछ लोग मानते हैं, जैसे सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री थे ली क्वान, उन्होंने बोला कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं बच्चे। अगर आप लोकतंत्र को अपनाओगे तो आपका विकास नहीं होगा, लोकतंत्र को अपनाने से, लोकतंत्र को लाने से आपका विकास जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। आपका विकास जो होता है वो क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। कैसे प्रभावित होगा लोकतंत्र में, एक्चुअली क्या होता है कि लोकतंत्र में बच्चे जनरली जो लोकतंत्र होता है उस लोकतंत्र में व्यक्ति को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्ति के अधिकारों को बहुत महत्व दे दिया जाता है, मानवीय मूल्यों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त जो होती है वो होता है निर्वाचन, और लोकतंत्र में बोला जाता है कि एक से अधिक दल क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। जब एक से अधिक दल प्रतिस्पर्धा करते हैं बच्चे तो वहां पे हर एक दल को वोट प्राप्त होगा चुनाव में, और जब हर एक दल को वोट प्राप्त हो गया तो किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा। तो जब एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा ना बच्चे, तो दिक्कत क्या होती है कि वहां गठबंधन की सरकार बनती है, और गठबंधन की सरकार में बच्चे फिर राज्य और राष्ट्र के विकास से चीजें क्या होने लगती हैं, प्रभावित होने लगती हैं। क्योंकि जो गठबंधन की जब आप सरकार गठबंधन के तरीके से जब आप सरकार का निर्माण करते हैं और उसमें जो सपोर्टिव आपको समर्थन देने वाले जो दल होते हैं बच्चे, वो आपसे पदों की क्या करते हैं, मांग करते हैं। और कभी कभी कुछ जो पद होते हैं जहां पे हमें योग्यता और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, वो पद ऐसे लोगों को मिल जाता है जो योग्य नहीं होते हैं, विशेषज्ञ नहीं होते हैं, और फिर वो एक बेहतर नीतियों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से टोटली क्या हो जाता है, विकास जो है वो रुक जाता है। लोकतंत्र जो है उस लोकतंत्र में सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं बच्चे, मूल अधिकार होते हैं, और जो मूल अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध में दिए जाते हैं। तो कभी कभी सरकार जो है वो राज्य के विकास के लिए कुछ नीति लाना चाहती है, लेकिन उस विकास की नीति में जनता के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो सीधा जनता रोड पे आ जाती है, वो नीति क्या हो पाती है, लागू नहीं हो पाती है। इसलिए ली क्वान ने बोला कि जो लोकतंत्र है और जो विकास है बच्चे, जो डेमोक्रेसीज है और जो डेवलपमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं बच्चे। इसीलिए सिंगापुर अगर विकास किया बच्चे, आज भी तुम देखोगे बच्चे, जितने भी देश अगर विकसित स्थिति में पहुंच चुके हैं, पहले वो विकासशील देश थे, अल्प विकसित देश थे, अगर वो विकसित देशों की स्थिति में अगर पहुंच रहे हैं बच्चे, वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को, पश्चिमी लोकतंत्र की जो मान्यताएं थी बच्चे, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया। उन्होंने उस लोकतंत्र को तो अपनाया, लेकिन अपने तरीके से लागू किया बच्चे। सिंगापुर में एक दल है बस, सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम है बच्चे, और सिंगल पार्टी सिस्टम मतलब सरकार में वही दल आएगी, और जब वो दल आएगी तो पिछली नीतियां कितनी सक्सेस हैं और उन नीतियों में क्या क्या कमी आ रही है उसको वो दोबारा क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से लागू कर सकता है, सही कर सकता है, और अपने राष्ट्र का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है बच्चे। तो इसलिए माना जाता है कि जहां पर एक दलीय शासन था, जहां पे एक दल का शासन था बच्चे, उस देश ने काफी एक तरीके से विकास किया है बच्चे। माना जाता है कि लोकतंत्र जो है वो विकास को प्रभावित करता है, उतना अधिक विकास नहीं हो सकता है बच्चे, लेकिन विकास के नाम पे हम लोगों के अधिकारों का तो हनन नहीं कर सकते हैं ना बच्चे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लोकतंत्र और विकास जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के साथ वो चलाए जा सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। लोकतंत्र में भी लोगों का विकास किया जा सकता है। सिर्फ विकास को आप आर्थिक विकास के रूप में मत देखिए, विकास को सिर्फ
आर्थिक विकास के रूप में मत आप देखिए, ठीक है। विकास को और भी रूपों में देखिए, सामाजिक विकास के रूप में देखिए, किस तरह से पहले समाज में रूढ़िवादी परंपराएं थी, अब वो समाज से रूढ़िवादी परंपराएं समाप्त हो रही हैं, तो एक प्रकार का वो सामाजिक विकास होता था। राजनीतिक विकास, पहले महिलाएं चुनाव में भाग नहीं लेती थी, राजनीतिक दलों में भाग नहीं लेती थी, उनका एक प्रकार से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जो महिलाएं हैं वो नागरिक समाज में, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। तो कहीं ना कुछ लोग तो बोलते हैं कि लोकतंत्र जो है वो विकास को प्रभावित करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लोकतंत्र के अंतर्गत हम विकास कर सकते हैं बच्चे। और आज मानो कि सिंगापुर में एक दलीय शासन था बच्चे, इसलिए तुम देखोगे कि सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है बच्चे। और सिंगापुर आज विकसित देशों की श्रेणी में आता है बच्चे, और वो इसलिए संभव था क्योंकि उसने लोकतंत्र को अपनाया नहीं पूरी तरह से, उसने एक दलीय शासन प्रणाली को अपनाया। और एक दलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, एक दल के कैंडिडेट होते हैं, जनता उन्हीं को वोट देती है, उसी दल का सरकार बनेगा। तो पहले कौन कौन सी नीतियां लाई गई हैं, पहले कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई हैं, आगे कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जाएंगी। लेकिन जो अमर्त्य सेन है बच्चे, जो अमर्त्य सेन है, भारतीय अमर्त्य सेन जो है, वो बोलते हैं कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के अनुकूल है बच्चे। विकास का अर्थ सिर्फ अर्थव्यवस्था का विकास नहीं लगाना चाहिए, विकास का अर्थ सिर्फ ये नहीं निकालना है कि अर्थव्यवस्था का विकास, विकास का मतलब ये होता है कि मानवीय क्षमताओं का भी विकास हो, और मानवीय क्षमताओं का जो बेहतर विकास हो सकता है बच्चे, वो कहाँ पे हो सकता है, लोकतंत्र में हो सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ विकास को अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था अगर विकसित है तो उस देश को सिर्फ बहुत अच्छा देश बोलना सही नहीं है। हाँ, वो अच्छा देश है, लेकिन उसके अलावा ये भी हमें देखना होता है कि भाई वहाँ के समाज का कितना विकास हुआ, वहाँ के पॉलिटिक्स का कितना डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे जनता की भागीदारी कितनी है पॉलिटिक्स में, ठीक है, पब्लिक में, पब्लिक ओपिनियन को कितना महत्व दिया। ये सारी चीजें, यानी विकास का मतलब ये होता है कि हमें मानवीय क्षमताओं का भी एक प्रकार से क्या करना चाहिए बच्चे, विकास करना चाहिए। तो एक प्रकार से आपको मानवीय क्षमताओं का भी क्या करना है बच्चे, विकास करना। क्लियर है बच्चे? ठीक है। लोकतंत्र के लिए चुनौती बच्चे, ठीक है, लोकतंत्र के लिए चुनौती। तो लोकतंत्र के लिए जो चुनौती है बच्चे, उसमें हम जो देखना शुरू करते हैं, जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु आलोचक रूस को प्रबंधकीय लोकतंत्र की संज्ञा बोलते हैं। उसको लोकतंत्र नहीं बोला जाता है, उसको प्रबंधकीय लोकतंत्र बोला जाता है। क्यों प्रबंधकीय लोकतंत्र बोल रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कई बार से क्या हो रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है बच्चे, कई बार से वो राष्ट्रपति बन रहा है। तो उसको प्रबंधकीय लोकतंत्र इसलिए बोला जा रहा है कि उसने जो विकास के लिए उसने जो जो नीतियां बनाई थी बच्चे, उन नीतियों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक जो मॉडल अपनाया गया बच्चे, उसे प्रबंधकीय लोकतंत्र बोला जाता है। जैसे चीन में भी तुम देखोगे कि वहाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंग है बच्चे, जिनके पास आजीवन वो राष्ट्रपति रहेंगे। अब क्यों आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो विकास का मॉडल एक तैयार किया है बच्चे, उस विकास के मॉडल को अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है तो इनका राष्ट्रपति रहना अनिवार्य शर्त है बच्चे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विकास अगर करना है तो चीनी मॉडल को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और चीनी मॉडल जो है बेहतर है। लेकिन चीनी मॉडल में थोड़ी सी दिक्कत ये है बच्चे कि वहां पे एक दलीय शासन प्रणाली, वो चीनी मॉडल में एक दलीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं बच्चे, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, तब जाकर कहीं चीनी मॉडल क्या होता है, काम करता है। और व्यक्तिगत अधिकारों पे प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है बच्चे कि मानव को एक प्रकार से क्या कर देना, मशीन बना देना, मानव को एक प्रकार से क्या कर देना, मशीन बना देना, मानवीय मूल्यों को क्या कर देना, समाप्त कर देना। वो व्यक्तिगत जो अधिकार हैं बच्चे, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं बच्चे, वही कहीं ना कहीं ह्यूमन को क्या करते हैं, एक इंसान बनाकर रखते हैं बच्चे। अगर आप इंडिविजुअल राइट को खत्म कर देंगे बच्चे, तो फिर तो मानव जो है वो जिस तरह से कंपनी में एक मशीन होती है और उस मशीन में जिस तरह से पार्ट की भूमिका होती है, मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बच्चे, उन पार्ट्स का जिस प्रकार से रोल होता है, उसी प्रकार से उसी कंपनी में
काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो मशीन के पार्ट्स की तरह से हो जाएगा, वो पता चल रहा है काम ही कर रहा है और उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, ना तो अपने बारे में कुछ सोचने की उसके पास स्वतंत्रता है, ना तो अपने फैमिली के बारे में सोचने की स्वतंत्रता है, ना तो पढ़ने के बारे में स्वतंत्रता है, ना तो अपने व्यक्तित्व को सही करने के बारे में क्या उसके पास अधिकार है बच्चे। तो ये चीजें दिक्कत करती हैं। आई बात समझ में बच्चे? अब नेक्स्ट हेडिंग आता है लोकतांत्रिकरण का संक्रमण, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस। अब जो पूरा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस है बच्चे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि लोकतंत्र का विकास तभी संभव है जब राजनीतिक संस्थाकरण हो, मतलब आपको संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाया, दबाव समूह बनाए बच्चे, नागरिक समाज बनाए, इस तरह की जब संस्थाओं का आप निर्माण करते हैं बच्चे तब लोकतंत्र का कहीं जाकर क्या होता है, विकास होता है। अगर राजनीतिक संस्थाओं का क्षरण होगा बच्चे, राजनीतिक संस्थाओं का अभाव होगा तो लोकतंत्र का एक प्रकार से क्षरण होता है, लोकतंत्र का एक प्रकार से विकास नहीं होता। तो लोकतंत्र के डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंपलसरी हैं बच्चे। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो अपने आप लोकतंत्र का एक प्रकार से क्या होने लगता है बच्चे, विकास होने लगता है, लोकतंत्र का क्षरण जो है पूरी तरह से क्या होने लगता है, रुकने लगता है। और दूसरी चीजें, लोकतंत्र तब अस्थाई हो पाता है बच्चे, किसी देश में लोकतंत्र तभी अस्थाई हो पाता है जब वहां की राज्य सामाजिक एस्पिरेशंस को महत्व दे, सामाजिक आकांक्षाओं को राज्य महत्व देना शुरू कर दे। यानी सामाजिक जो मांग है बच्चे उसको अगर राज्य पूरा करना शुरू कर देता है बच्चे, तो वहां पे लोकतंत्र जो है वो अस्थाई बनना शुरू हो जाता है, लोकतंत्र में अस्थायित्व तो आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर राज्य के द्वारा सामाजिक आकांक्षाओं को महत्व नहीं दिया जाता है बच्चे, तो वहां पे फिर लोकतंत्र एक प्रकार से क्या होने लगता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है बच्चे। तो हमें सामाजिक आकांक्षाओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संस्कृति और मानवीय मूल्यों को महत्व देना पड़ेगा बच्चे, तभी लोकतंत्र में क्या हो सकता है, अस्थायित्व आ सकता है, वरना लोकतंत्र जो है वो अस्थायित्व नहीं आएगा बच्चे। अगर आप समाज की मांगों की पूर्ति नहीं करेंगे, समाज की आकांक्षाओं को आप ध्यान में नहीं रखेंगे बच्चे, तो फिर तो वहां पे लोकतंत्र जो है वो क्या होगा, कभी अस्थाई, कभी लोकतंत्र आएगा, कभी डिक्टेटरशिप आ जाएगा, कभी डिक्टेटरशिप से लोकतंत्र आ जाएगा, कभी राजतंत्र आ जाएगा। ये प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, चलती रहती है। जैसे नेपाल इस चीज से बहुत अधिक क्या हो रहा है, गुजर रहा है बच्चे, लोकतंत्र अस्थायित्व प्राप्त नहीं कर पा रहा है। नेपाल में तुम देखोगे कि जो नेपाल है बच्चे, वहां लोकतंत्र को अस्थायित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वहां पे कभी, ठीक है ना, राजा का शासन, मतलब सरकार जो अभी है बच्चों से हटाने की हर समय कोशिश की जाती है, ठीक है, माओवादियों के द्वारा, राजतंत्र के द्वारा, तो इनके द्वारा कोशिश की जाती है। तो बच्चे वहां पे ये लोकतंत्र अस्थाई वहां पर भी नहीं है। जैसे अरबियन जो कंट्री है बच्चे, जो अरब देश है बच्चे, वहां पे भी लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से अस्थाई नहीं हो पाया, क्योंकि कभी कभी वहां पे क्या हो जाता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं आ जाती हैं, कभी कभी डिक्टेटरशिप आ जाता है, कभी प्रिंस का रोल आ जाता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं बच्चे। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चे उसमें देखना होता है लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। अब लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है बच्चे, वो पहले हम लोग देखें कि मिडिल यूरोप में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई। तो तुम जर्नलिस्ट देखोगे बच्चे कि मध्य यूरोप में एक तरह से राजनीतिक और आर्थिक सुधार के कई प्रयास किए गए थे। जैसे हम लोग यूरोपियन यूनियन पढ़ते हैं बच्चे, EEC पढ़ा था, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज पढ़ा था, आर्थिक, ठीक है ना, यूरोपियन आर्थिक सहयोग जो संगठन आपने पढ़ा था बच्चे। तो वहां पे क्या था कि जो राजनीतिक एक प्रकार से सुधार लाया जाए और आर्थिक सुधार लाया जाए, और राजनीतिक और आर्थिक सुधार ही बच्चे मध्य यूरोप में लोकतंत्र के विकास का क्या बना, कारण बना। और यही राजनीतिक सुधार जो था बच्चे बाद में जर्मनी का एक प्रकार से क्या कर दिया, लोकतांत्रिकरण किया। जो पश्चिमी जर्मन थे, जैसे जर्मनी जो था बच्चे, हारने के बाद जर्मनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मनी। तो जो वेस्ट यूरोपियन देश थे बच्चे, वहां पे अमेरिका में जो लोकतंत्र की मान्यताएं थी बच्चे, उसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपनाया गया। और इस तरह से तुम देखोगे कि काफी वहां पे क्या होता है, सुधार होता है। फिर हंगरी में इसी तरह से आंदोलन चलता है, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया,
यहाँ पे एक प्रकार से आंदोलन चलाया जाता है, फिर उस आंदोलन के द्वारा वहाँ पे साम्यवादी शासन धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होता है बच्चे, और वहाँ पे भी धीरे धीरे लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और 85 से लेकर 91 तक देखोगे बच्चे पूरा सोवियत संघ में एक प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं जो थी वो मध्य यूरोप में लोकतांत्रिकरण के कारण बने थे। तो ये ध्यान में रखना है कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेंस का मतलब ये था बच्चे कि पहले एक दल ही होते थे, लेकिन एक प्रकार से मिखाइल जैसे गोर्चवा आया तो 89 के बाद से सोवियत संघ का जब विघटन हुआ बच्चे, तो अन्य राजनीतिक दल भी क्या हो सकते हैं, निर्मित हो सकते हैं बच्चे। और वहां पे आर्थिक सुधारों पे क्या किया गया, फोकस किया गया, वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को महत्व दिया गया बच्चे, आर्थिक उदारीकरण की नीति को एक प्रकार से क्या किया गया, अपनाया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से कारण माने जाते हैं बच्चे, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिस्टम था बच्चे उसमें क्या करना, रिफॉर्म्स लाना। और उसके लिए कई एक तरह से प्रयास हुए थे भाई, कई बार कई प्रयास किए गए बच्चे, तब जाकर वहां पर एक प्रकार से क्या होता है, सुधार होता है बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है। मध्य यूरोप में एक प्रकार से लोकतांत्रिकरण बच्चे। इसके बाद से अफ्रीका में आओगे बच्चे, तो तुम जानते ही हो कि अफ्रीका तो बहुत समय तक बच्चे, अफ्रीका में तो बड़ा जटिल था लोकतंत्र को स्थापित। नेल्सन जो मंडेला थे वही स्वतंत्रता के लिए आजादी चला रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। काफी समय तक तो वो क्या रहे, जेल में बंद रहे। फिर जब 1975 के आसपास जब वो छूटते हैं, तब धीरे धीरे वहां पे अफ्रीका में लोकतांत्रिकरण, लोकतंत्र का धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चे, विकास होने लगता है। तो माना जाता है कि अफ्रीका में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो थी वो काफी जटिल मानी जाती है, काफी वहां पे समस्याएं आई थी बच्चे। पूर्वी एशिया में लोकतांत्रिकरण वो 70 के बाद से तुम देखोगे बच्चे, जैसे फिलीपींस में भी लोकतांत्रिकरण, लोकतंत्र को स्थापित किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया गया बच्चे। जहाँ पे जो आंदोलन चलाया गया था फिलीपींस में, वो रक्तहीन जनशक्ति आंदोलन के द्वारा, ठीक है, अधिनायक फर्डिनेंड मार्कोस को एक तरह से क्या कर दी गई, बर्खास्त कर दिया गया। और वहां पे भी एक प्रकार से लोकतांत्रिक मान्यता के आधार पे सरकार का क्या किया गया था बच्चे, गठन किया गया था पूर्वी एशिया में। मंगोलिया में फिर 90 में बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया बच्चे। 91 में तुम आओगे, 91 में कंबोडिया में लोकतांत्रिक शासन आता है, 92 में थाईलैंड में लोकतंत्र की स्थापना होती है बच्चे, ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया भी चल रही है बच्चे, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया, लोकतांत्रिक शासन तभी स्थापित हो पाता जब आपके देश में थोड़ा सा विपक्षीय दल और प्रतिक्रिया करने वाले लोग होने चाहिए बच्चे। ये नहीं कि सरकार की सभी नीतियों को हाँ में हाँ बोला जा रहा है, नहीं। सरकार की अगर नीतियां सही हैं तो उसका समर्थन करना, सरकार की नीतियां उसका विरोध करना, तब जाकर कहीं बच्चे लोकतंत्र जो है वो क्या हो सकता है, स्थापित हो सकता है बच्चे। तो उन्होंने 3 तरीके हंटिंगटन ने बताए थे, 3 प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया था बदलाव की प्रक्रिया को। विपक्षी दल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिस्थापना होता है, कि जब विपक्षीय जो दल होता है बच्चे वो सरकार के नीतियों की आलोचना करने लगता है, तब भी वहां पे क्या होता है, एक तरह से लोकतांत्रिकरण शुरू हो जाता है बच्चे। शासक और विपक्षीय दल सामान्य रूप से महत्वपूर्ण शासन पर प्रतिक्रिया करते हैं तो प्रतिस्थापना होती है बच्चे। यानी शासक जो है वो भी चाहता है कि नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया जाए, और जो विपक्षीय दल है बच्चे वो भी चाहता है कि नहीं लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए बच्चे, तब जाकर वहां पे लोकतांत्रिक शासन क्या हो पाता है, आ पाता है। और तीसरा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप चेंज करिए बच्चे। और लास्ट जो आता है बच्चे, अरब क्रांति बच्चे। अरब देश में लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई थी बच्चे, ठीक है, अरब देशों में जो लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था, जो लोकतंत्र की बातचीत शुरू हुई, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के बारे में लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं होनी चाहिए बच्चे, वो 2011 से होती है। और ट्यूनीशिया से शुरू होती है बच्चे अरब क्रांति। वहां पे एक भ्रष्ट व्यवस्था थी, और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लोग क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं जीने अल अबिदानी बेन अली ने क्या किया, इस्तीफा दिया। इसी तरह से मिस्र में भी अरब क्रांति का प्रभाव पड़ा, होसनी मुबारक थे उनको हटाया गया। लीबिया में जनरल गद्दाफी थी, जनता ने क्या कर दिया, बाहर निकालकर उसे रोड पर मार दिया। तो ये कहने का मतलब इस तरह से अरब देशों में जो अरब क्रांति थी बच्चे, उसने एक प्रकार से क्या किया, लोकतांत्रिकरण को एक प्रकार से क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो लोकतांत्रिक चरण अभी भी चल रहा है बच्चे। बहुत सारे देश जो है वो लोकतंत्र का वहां पे एक प्रकार से तुम बोल सकते हो कि ट्रांजिशंस अभी भी चल रहा है, डेमोक्रेसीज में एक ट्रांजिशंस बना हुआ है, ठीक है, अस्थायी तो नहीं आ पा रहा है बच्चे। तो यही टॉपिक था जिस टॉपिक को मैंने तुम लोगों को कराया बच्चे।